हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आपका जो वेक्टर एनालिसिस है अच्छे से चल रही है ना इसकी पढ़ाई। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करिए। अगर आप जो फिजिक्स है उसे समझना चाहते हैं ना, तो एक ही तरीका है, जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस आप करोगे, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे ना, उतने बेटर आप होते जाओगे, उतना डीपली किसी भी कंसेप्ट को आप समझ पाओगे। तो देखिए, जैसा कि हमारी जो पिछली क्लास है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। तो अगर मैं थोड़ा और पीछे चलूं तो इस वेक्टर क्वांटिटीज को प्रोडक्ट कैसे किया जाए, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि दो तरीके हमारे पास, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट आप इस तरह से कर सकते हो कि जो प्रोडक्ट है आपके पास वो स्केलर क्वांटिटी हो या वेक्टर क्वांटिटी। तो डिपेंडिंग ऑन दैट दो तरीके हमारे पास, दो मेथड हैं जिनसे कि हम वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कर सकते हैं। एक हम पढ़ चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट, या जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो अगर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करते हैं किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का, दो वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट किया जाए, तो जैसा कि हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आएगा, हमारा जो प्रोडक्ट आएगा, वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगा। जैसे एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए थे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं, बट देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी वर्क। सिमिलरली फोर्स एंड वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर्स, फोर्स और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, पावर। तो जैसे दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ऐसे ही एक और तरीका है हमारे पास जिससे कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करें तो जो प्रोडक्ट आएगा, रिजल्ट आएगा आपके पास, वो हमेशा एक वेक्टर होगा। दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट वेक्टर होगा, लेकिन उसके लिए प्रोडक्ट कैसे करना पड़ेगा, आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट को इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे कैसे। मान लीजिए हमारे पास ये दो गिवन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ए इस डायरेक्शन के अलोंग पॉइंट कर रहा है, ये डॉटेड लाइन से मैंने इसकी लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर रखी है। ऐसे ये बी, वेक्टर बी, ये डॉटेड लाइन से इसकी लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर रखी है। दिख रहा है दोनों इस प्लेन में लाई करते हैं, जो हमारा ये व्हाइट बोर्ड का प्लेन है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है, लाइन ऑफ एक्शन दोनों की डिफरेंट है। तो इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइन है। ठीक है, तो ये थीटा इनकी डायरेक्शन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है इस प्लेन में। दोनों डिफरेंट डायरेक्शन के अलोंग है, कितना डिफरेंस है दोनों की लाइन ऑफ एक्शन में, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय द एंगल बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन, है ना। या एक तरह से इसी को एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कह देते हैं। तो लेट अस से द थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो सबसे पहली बात, तो अगर हमको ये वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था मैथमेटिक्स में तो ए डॉट बी कर दो चाहे ए क्रॉस बी कर दो, इसका मतलब यही है कि आप ए और बी का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, है ना। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में क्योंकि दो तरीके हैं प्रोडक्ट करने के, एक तरीका जिससे कि रिजल्ट आपका स्केलर आएगा, तो उसको तो ये डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इस मल्टीप्लीकेशन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको डॉट प्रोडक्ट भी कह देते हैं। और एक तरीका ऐसा है वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का, उनका प्रोडक्ट करने का, कि जो प्रोडक्ट आएगा आपका वो वेक्टर होगा। तो उसको डिफरेंट, कि भाई ये डॉट से अलग है ना, डॉट में तो रिजल्ट आपका, प्रोडक्ट आपका स्केलर आएगा, इसमें आपका वेक्टर आएगा, तो ये डिफरेंट है डॉट प्रोडक्ट से। तो इसको डिफरेंट दिखाने के लिए जो मल्टीप्लीकेशन का साइन है वो हम क्रॉस यूज करते हैं, और इसलिए इस प्रोडक्ट को इस तरह, इस मेथड को, दिस मेथड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कह देते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट भी कह देते हैं। ठीक है, तो इन दो वेक्टर्स ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कैसे। तो मान लीजिए अगर वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना हो तो सबसे पहली बात तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे ऐसे। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये हम ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डिफाइन किया जाता है एज mod A mod B
साइन थीटा। हमने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता है। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया दिस इज गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने लिखा है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, तो मतलब राइट हैंड साइड पर वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए। लेकिन ये तो भी सिर्फ नंबर है। मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मॉड बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा भी एक नंबर आएगा। तो अभी हमको डायरेक्शन और रिप्रेजेंट करनी है ना। वी हैव टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ये वेक्टर जो कि ए क्रॉस बी के प्रोडक्ट से प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ए क्रॉस बी के प्रोडक्ट से जो प्रोड्यूस होगा ये वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो मान लो अभी तो मैं डायरेक्शन एक यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, एन कैप। एग्जाम्पल के लिए मैंने एन कैप एक यूनिट वेक्टर ले लिया है, is a unit vector whose direction is along the A क्रॉस B। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया इस वेक्टर का, समझ रहे ना। इस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हो गया मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। एन कैप हमने एक यूनिट वेक्टर लिया है जो इस ए क्रॉस बी जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए और बी का, इसकी डायरेक्शन को बताएगा। डायरेक्शन निकालेंगे कैसे, एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी वो अभी डिस्कस करेंगे हम अभी आगे। तो अभी चलेंगे उस पॉइंट पर आगे, लेकिन अभी आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर, ये मॉड है ना। तो चलिए ये भी मैं मेंशन कर देता हूं कि अगर हम सिर्फ मॉड लिखें, मॉड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सिर्फ मॉड लिखें, तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। ठीक, चलिए अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पर। डायरेक्शन क्या है क्रॉस प्रोडक्ट की, कैसे डिफाइन की जाती है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या है। तो मान लीजिए ए और बी, हमारा ए और बी का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इस वेक्टर ए बी साइन थीटा एन कैप की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये कई सारे रूल हैं जिनसे कि आप क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हो। कंक्लूजन सभी का एक ही निकलता है ना, मतलब रिजल्ट तो सबका वही है, एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है सबको, सभी, चाहे कोई भी आप रूल अप्लाई कर लो। तो हम राइट हैंड थंब रूल से भी बता सकते हैं डायरेक्शन, ठीक है, या राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते हैं इसको, राइट हैंड स्क्रू रूल, या इसको मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी कह सकते हैं। ये रूल क्या है, ये रूल है कि जैसे आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं, अच्छा ये और ध्यान रखिए, जैसे डॉट प्रोडक्ट तो मैंने बताया था, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है ना। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है कि ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन मैटर नहीं करता है। ए डॉट बी विल बी इक्वल टू बी डॉट ए, दोनों क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो ए डॉट बी भी वही नंबर आएगा जितना बी डॉट ए आएगा, ठीक है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर करेगा। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ए क्रॉस बी कर रहे हो कि आप बी क्रॉस ए कर रहे हो, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इस बार इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। आ रही है बात समझ में। हालांकि मॉड इनका बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए। आप करके देख लीजिए, ये भी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा आएगा, ये भी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा आएगा। तो इसका मतलब डिफरेंस क्या है कि डिफरेंस ये आएगी कि दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होगी। अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो डिफरेंट डायरेक्शन आएगी, बी क्रॉस ए करेंगे तो डिफरेंट डायरेक्शन आएगी। तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। जो ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन है कि हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं कि बी क्रॉस ए कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है, ठीक। तो है क्या, मान लीजिए राइट हैंड थंब रूल मैं आपको बताता हूं
तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, जिस ऑर्डर में आप वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो जैसे ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो अपने सीधे हाथ की जो फिंगर्स हैं आपकी, उन फिंगर्स को ए वेक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट कीजिए। तो जैसे मान लीजिए वेक्टर ए एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो मैंने वेक्टर ए को और अपने हैंड को इस तरह से स्ट्रेच कर लीजिए, ठीक है। वेक्टर ए की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को पॉइंट कीजिए और फिर देखिए कि बी के अलोंग अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करें तो रोटेशन किस डायरेक्शन में आएगा। ए से ए की डायरेक्शन में पॉइंट करके अब फिंगर्स को कर्ल कीजिए, घुमाइए, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बी है। तो अब देखिए बी या तो क्लॉकवाइज आएगा या हो सकता है भाई बी ऐसे यहां कहीं होता है ना, ऐसे होता तो फिर एंटी क्लॉकवाइज आता। सॉरी, अभी जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाता है ना। तो दो ही रोटेशन आएंगे भाई, या तो आप अपने फिंगर्स को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे या फिर क्लॉकवाइज घुमाओगे ए की डायरेक्शन में। मान लो अगर बी ये वेक्टर होता तो आप कैसे घुमाते, तो आप ए से ए की डायरेक्शन में इस तरह से पॉइंट करते फिंगर्स को और घुमाते कैसे, डाउनवर्ड, है ना, क्लॉकवाइज। अब कैसे घुमाएंगे आप, एंटी क्लॉकवाइज। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, जैसे हमने वेक्टर ए की डायरेक्शन के अलोंग हमने अपने फिंगर्स को पॉइंट करते हुए फिर बी की डायरेक्शन में कर्ल करा, तो हमारा थंब जो होगा, जो ऐसे स्ट्रेच कर रखा था हमने हाथ, हमारा थंब जो होगा, दैट थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। थंब जो है वो बताएगा हमको कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होगी। आ रही बात समझ में? थंब हमको बताएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होगी। तो जैसे ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो देखिए ये होगी, लेकिन वही बी क्रॉस ए करते तो देखिए बी क्रॉस ए तो रोटेशन इधर आता है ना। तो बी से ए की डायरेक्शन में फिंगर पॉइंट करिए और कर्ल कीजिए, तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो गई, है ना। ए क्रॉस बी, इसीलिए कहते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं आएंगे, मैग्नीट्यूड सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ए क्रॉस बी इधर आ रहा है, बी क्रॉस ए इधर आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको कि एक्चुअली ए क्रॉस बी जो है वो नेगेटिव वेक्टर होता है बी क्रॉस ए का, है ना। दोनों होते बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आएगी। चलिए वो अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी हम अपने आप को इस पे डायरेक्शन पे ही फोकस्ड रहते हैं हम लोग, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें। ये तो थंब रूल हो गया। ऐसे ही स्क्रू रूल, चाहे उसको राइट हैंड स्क्रू रूल कह लो, चाहे आप मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल कह लो, है क्या। आपने कभी स्क्रू देखा है ना। स्क्रू को आप दो डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आप इसको इस तरह से मान लो, बॉटल का जो कैप होती है, एक बॉटल की, वाटर बॉटल पे जो कैप होती है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, क्लॉकवाइज घुमा सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। अब ये बताइए, क्लॉकवाइज घुमाने पर जो स्क्रू है या जो वाटर बॉटल की कैप है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है। अगर हम स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाए तो देखिए, स्क्रू को अगर क्लॉकवाइज घुमाया जाता है ना, तो स्क्रू जो है वो डाउनवर्ड पॉइंट करेगा, वो नीचे की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा ना। और अगर हम स्क्रू को जो है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो वो ऊपर की तरफ आता है। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल और मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, अगर आप जैसे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो जिस ऑर्डर में हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उस ऑर्डर में अगर हम एक स्क्रू को, राइट हैंड स्क्रू को, मतलब एक स्क्रू को राइट हैंड से रोटेट करें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि रोटेशन क्या आएगा। जैसे ए क्रॉस बी करना है तो ए से बी की तरफ जाते हुए हमको रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज लेना है कि क्लॉकवाइज लेना है ना। या जिस ऑर्डर में भी जो भी वेक्टर, जैसे पी और क्यू, हमको मान लीजिए पी और क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, आपसे कहा जाए कि पी और क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट बताइए कितना आएगा। आप क्या करते हो, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू आपने इस तरह से ले लिए, है ना। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि पी से क्यू तक जाते हुए रोटेशन किधर आएगा, तो कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। तो वही है, जो आपका जिस ऑर्डर में आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उस ऑर्डर में रोटेशन आपका क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो पहले तो वो डिटरमाइन कीजिए। तो जो स्क्रू की टिप है, स्क्रू की टिप का जो मोशन है, मोशन ऑफ द टिप, कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वो आगे की तरफ जा रही है कि पीछे की तरफ आ रही है। द मोशन ऑफ द टिप ऑफ द स्क्रू
है ना, दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां भी वही है, मान लीजिए जैसे ए क्रॉस बी करे हम, तो ए क्रॉस बी इधर घुमाएंगे स्क्रू को, तो स्क्रू की जो टिप है वो क्या आएगी, बाहर की तरफ आएगी, है ना। तो दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन इस प्लेन के आउटवर्ड हो गई, इस प्लेन के आउटवर्ड हो गई। भाई मैं अगर बी क्रॉस ए करता, मैं बी क्रॉस ए करता, तो मुझको कैसे घुमाना पड़ता है स्क्रू को, कैसे घुमाना पड़ता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाता है तो स्क्रू जो है अंदर की तरफ जाता है, अंदर की तरफ जाता है, तो इसका मतलब जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आता है ए और बी का, उसकी डायरेक्शन होती इनटू दी प्लेन। ये जो प्लेन है, व्हाइट बोर्ड है, इसके अंदर की तरफ, ठीक है। अच्छा, इन सभी जो मैंने आपको ये रूल बताए, इन रूल से एक बात नोटिस कीजिए आप, कि जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल और अकॉर्डिंग टू स्क्रू रूल, जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा जिस प्लेन में हमारे वेक्टर्स लाई करते हैं, जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ए और बी इस प्लेन में लाई करते हैं, ए और बी इस प्लेन में लाई करते हैं, तो ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। या कोई और प्लेन कंसीडर कर लीजिए कि ए और बी हमारे किसी और डिफरेंट प्लेन में लाई करते हैं, मान लीजिए ए और बी का प्लेन ये बन रहा है, तो जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब इस प्लेन के जो प्लेन वेक्टर से बन रहा है, उस प्लेन के हमारे दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो सकती हैं, या तो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड या प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो वो आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो। देखिए कि क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट करते हुए ना, जो ऑर्डर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है वो मेंटेन करते हुए अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है तो आउटवर्ड, क्लॉकवाइज आ रहा है तो प्लेन के इनवर्ड। तो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा जो प्लेन दोनों वेक्टर्स मिलकर बनाते हैं, या जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर्स लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मेरी बात माने तो लिख ही ले, ठीक है। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए कि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जो प्लेन हमारा उन वेक्टर से बन रहा है, या जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर्स लाई करते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन in which vector lies, और यह कह सकते हैं प्लेन फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स, ठीक है, ठीक है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए अगर मैं एन कैप वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, एन कैप डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। एक यूनिट वेक्टर मान लिया हमने, एक यूनिट वेक्टर जो कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में है, तो कहने का मतलब है एन कैप जो है, एन कैप जो यूनिट वेक्टर आएगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन formed by vector A and vector B, या एक तरह से कह सकते हैं n cap will be perpendicular to the plane in which vector A and vector B lies. N cap will be perpendicular to the plane in which, दोनों एक ही बात है, चाहे ऊपर वाला स्टेटमेंट लिख लो चाहे नीचे वाला लिख लो, in which vector A and vector B lies, ठीक है। तो हमेशा n कैप जो यूनिट वेक्टर है या जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में हमारे दोनों वेक्टर्स लाई करते हैं जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर दो ही आपके पॉसिबल डायरेक्शन है,
या तो प्लेन के परपेंडिकुलर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, या उस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो वो हम ये चाहे स्क्रू रूल चाहे राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। वो बस सिर्फ उस बात पर डिपेंड करता है कि आपका जो ऑर्डर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें जो रोटेशन आएगी वो क्लॉकवाइज आएगी कि एंटी क्लॉकवाइज आएगी। ठीक है, तो अब देखें एक और कंक्लूजन, तो यहां से मैं यही लिख सकता हूं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा मेरा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब जो डायरेक्शन होगी हमारी क्रॉस प्रोडक्ट की, कह रहे ना, वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में ए और बी लाई करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर ए भी क्रॉस प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर हो गया और बी भी क्रॉस प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर हो गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन उन दोनों वेक्टर्स जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं उनके परपेंडिकुलर हो। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये तो हो गया। अच्छा, यहीं से कंक्लूजन और लिख सकते हैं कि मान लो अगर हमसे कहा जाए फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, या हमसे कहा जाए ए और बी दो वेक्टर हैं, इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बताओ। तो ये बात आपके दिमाग में बस जानी चाहिए कि ए और बी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब उनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। तो आपसे पूछा जा रहा है एक यूनिट वेक्टर जो ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग हो, तो कैसे निकालेंगे? यहीं से देखिए, इसी से लिख सकते हैं। एन कैप कितना आएगा? एन कैप आएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसको आप मॉड ए मॉड बी साइन थीटा से डिवाइड कीजिए। तो वी विल गेट अ यूनिट वेक्टर perpendicular to A as well as perpendicular to B vector। ठीक है, तो चलिए अब इससे आगे हम लोग और कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज में बताया, कुछ कंक्लूजन हम लोग, ये तो बेसिक डेफिनेशन होगी, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, कैसे डिफाइन किया जाता है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्या कंक्लूजन हम इससे डिराइव कर सकते हैं? और आपने देखा कि भाई कंक्लूजन, जैसे डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था, तो आपने देखा कि कंक्लूजन या जो प्रॉपर्टीज हैं प्रोडक्ट की वो कितनी हेल्पफुल होती है हमारे पास, हमारे लिए न्यूमेरिकल एप्लीकेशन सॉल्व करने में। बड़ी आसानी से, बड़ी क्विकली हम जो प्रॉपर्टीज है उनको अप्लाई करके गिवन प्रॉब्लम्स में रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं ना। तो हमारी स्पीड, एक्यूरेसी दोनों इंक्रीज हो जाती हैं अगर हमको ये कंक्लूजन्स पता हो, कंक्लूजन हम मेमोराइज कर ले कंक्लूजन्स को, तो है ना। तो चलिए वो प्रॉपर्टीज या वो कंक्लूजन क्या होंगे जो हम क्रॉस प्रोडक्ट से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट या ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या सिग्निफिकेंस इसका निकलता है, किस तरह से हम स्केलर प्रोडक्ट को या इस क्रॉस प्रोडक्ट को ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो देखें, तो जैसा अब तक हम लोगों ने देखा कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये एक वेक्टर है ए जिसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, और ये एक वेक्टर है बी, इस तरह से ड्रॉ किए मैंने कि दोनों की टेल एक जगह पे कोइंसाइड कर रही है, वेक्टर बी, और वेक्टर बी उसी प्लेन में है जिस प्लेन में वेक्टर ए लाई करता है। मतलब ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड वाला प्लेन है, ये कंबाइंड प्लेन है इनका, ए और बी का। ये ऐसा प्लेन है जिसमें ए और बी लाई करते हैं। ठीक है, और इनके जो लाइन ऑफ एक्शन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जो इनके डायरेक्शन डिफरेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, वो है थीटा। ठीक, तो अभी हमने पढ़ा कि ये दो वेक्टर्स ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, लेट अस से दैट टू बी सी वेक्टर। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड सी, मतलब वो तो आ जाएगा मॉड ए क्रॉस मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और वैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं वेक्टर सी को मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, जहां पे एन कैप जो यूनिट वेक्टर है वो सी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सी के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है मान लीजिए।
तो हमने ये भी पढ़ा कि सी वेक्टर जो आएगा वो वेक्टर ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब जिस प्लेन में ए और बी लाई करते हैं सी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। एक तरह से कहा जाए सी विल बी परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी। अच्छा, यहां पे हम देखें बी साइन थीटा, मतलब इसको मैं इस तरह से देखूं, मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, तो देखो बी साइन थीटा क्या आएगा। बी साइन थीटा का मतलब हो गया कि अगर मैं वेक्टर बी के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ऑन टू दी वेक्टर ए, तो ये जो परपेंडिकुलर आएगी इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस परपेंडिकुलर की लेंथ मॉड बी साइन थीटा हो। ठीक है, तो बेसिकली हम देखेंगे जो मॉड ए मतलब लेंथ ऑफ ए इंटू हाइट ऑफ दी वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू ए ना, या एक तरह से कहें वेक्टर बी के का जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है ए के रिलेटिव वेक्टर बी के जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है मॉड बी साइन थीटा, उनका प्रोडक्ट जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। चलिए अब इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करने के लिए मैं आपसे क्या कहता हूं कि बी के हेड से एक लाइन ड्रॉ करिए जो ए के पैरेलल हो और ए के बराबर हो। ए वेक्टर को मैं थोड़ा सा लंबा कर लेता हूं ना, जिससे कि ये बी साइन थीटा बीच में आ जाए। तो एक लाइन ड्रॉ करिए जो बी के इक्वल और पैरेलल हो। चलिए ये ड्रॉ कर लिया मैं, सॉरी बी के हेड से एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो ए के इक्वल और ए के पैरेलल हो। ए के इक्वल और ए के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो हम जानते हैं कि भाई अगर ये वेक्टर ए है तो एनी वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए, मतलब ए कोई भी लाइन कोई भी रे जो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करने वाली रे के बराबर लेंथ की और उसके पैरेलल हो, उसको हम वेक्टर ए कह सकते हैं, है ना। एक तरह से वेक्टर ए का पैरेलल ट्रांसलेशन है कि हम वेक्टर ए को चाहे यहां से ड्रॉ करें चाहे यहां से ड्रॉ करें, रहेगा तो वो वेक्टर ए ही। तो ये लाइन, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ए के इक्वल और ए के पैरेलल, ये वेक्टर ए ही आ जाएगी। इसी तरह से मैं क्या करूं, ए के हेड से एक लाइन ड्रॉ करूं जो बी के पैरेलल हो और बी के इक्वल हो। ठीक है, तो ए के हेड से एक लाइन ड्रॉ करें जो बी के इक्वल हो और बी के पैरेलल हो। तो ये डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ करी है जो ए वेक्टर के बी वेक्टर के इक्वल हो लेंथ में और बी वेक्टर के पैरेलल। तो ऑन बेसिस ऑफ सेम ग्राउंड पर हम कह सकते हैं, जैसे हमने इसको वेक्टर ए कहा, तो ये लाइन जो है ये वेक्टर बी के इक्वल और पैरेलल है, तो ये भी वेक्टर बी होगी। मतलब वेक्टर बी को चाहे मैं यहाँ ए के टेल से ड्रॉ कर दूं चाहे ए के हेड से ड्रॉ करूं, रहेगा तो वो वेक्टर बी ही। तो ये वेक्टर बी आ गया हमारे पास। ठीक, अब देखिए अगर मुझको इस पैरेलल, ये पैरेललोग्राम बन गया है, इस पैरेललोग्राम का मुझको एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by vector A and vector B, कितना आएगा इस वेक्टर A और वेक्टर B के पैरेललोग्राम का एरिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो हम देखिए बेस कितनी है इस पैरेललोग्राम की, बेस तो ये है, दिस लेंथ ऑफ दिस वेक्टर will be the base of parallelogram, है ना, ये हमारी बेस आ जाएगी पैरेललोग्राम की। तो बेसिकली बेस क्या है, बेस मॉड ए है, जितना वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है उतनी बेस है। और हाइट कितनी आएगी, हाइट मतलब यहां से, मतलब बी के ये लाइन बी के हेड से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है यही हाइट हो गई वेक्टर बी की, वो सॉरी इस पैरेललोग्राम की। तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम विल कम आउट टू बी मॉड बी साइन थीटा। लेकिन यही तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। तो बेसिकली यही ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की, कि अगर आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो ना ए और बी का, तो बेसिकली आप जैसे दो वेक्टर ए और बी को आप टेल टू टेल अरेंज करोगे तो एक ओपन पैरेललोग्राम बनेगा। तो ए और बी टेल टू टेल अरेंज करने पर जो ओपन पैरेललोग्राम बनाएंगे, उस ओपन पैरेललोग्राम का एरिया, उस ओपन पैरेललोग्राम का जो एरिया आएगा वो ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। आ रही है बात समझ में? उस ओपन पैरेललोग्राम का जो एरिया आएगा वो ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात हम लिख सकते हैं।
the area of parallelogram formed by two vectors, open parallelogram लिख लें, the area of open parallelogram formed by two vectors arranged with their tails coinciding at common point is equal to magnitude of their cross product is equal to magnitude of their cross product। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट प्रॉपर्टी कह लेते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, आपसे कहा जाएगा कि भाई या तो इसी तरह से स्टेटमेंट भी पूछ लेगा कि बताओ ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आपको समझ में आना चाहिए दो वेक्टर्स ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, उनको टेल टू टेल अरेंज करने पर जो ओपन पैरेललोग्राम बनेगा उसके एरिया, उसका एरिया जो होगा ओपन पैरेललोग्राम का वो क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, ठीक। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं, क्या कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैटर करता है। आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को बराबर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। यहां पे जो भी प्रोडक्ट आप करोगे उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी आएगी, तो वो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का बराबर रहेगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ जो है इट डजंट होल्ड फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए होल्ड नहीं करता है। मींस ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। इनफैक्ट अगर सही कहें तो ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। मतलब होते तो ये दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन इन दोनों की एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आती है, ठीक है। तो एक तो ये बात आपको याद रखनी है। सेकंड प्रॉपर्टी कि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का कभी भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। ऑर्डर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मैटर करेगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे, मैग्नीट्यूड उनका बराबर होगा, हाँ ये बात मान ली, लेकिन डायरेक्शन दोनों की एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आएगी। समझे? हाँ जी। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी पे अगर थर्ड कंक्लूजन क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं यहां से। मैंने आपको बताया भी था, जैसे इसको ध्यान से समझ लेना। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, मान लो जैसे यही दो वेक्टर्स ले लें हम, वेक्टर ए वेक्टर बी, एंगल थीटा। ए क्रॉस बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा। मान लीजिए मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मार्कर से, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई इस प्लेन के। ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, मतलब वेक्टर का हेड इधर आएगा। लेकिन बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए रोटेशन इधर आएगा। ए क्रॉस बी इधर आ रहा है, तो ए क्रॉस बी इधर आ रहा है, तो बी क्रॉस ए ऐसे आएगा, तो बी क्रॉस बी ऐसे आएगा, तो अब हेड इधर हो जाएगा, आएगा प्लेन के परपेंडिकुलर ही, इस प्लेन के जिसमें ए और बी लाई करते हैं, लेकिन इनटू द प्लेन आएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी, क्या एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है? क्या क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है? तो हां, क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव देख लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि भाई अगर मान लीजिए मैं करूं ए क्रॉस बी प्लस सी, बी प्लस सी का जो रिजल्टेंट आएगा उसको ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता ही आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, बिल्कुल आ जाएगा, सही आएगा, ये करेक्ट है। लेकिन ये ऑर्डर यही रहना चाहिए।
आप a क्रॉस सी प्लस b a क्रॉस b नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर वो डिफरेंट डायरेक्शन आ जाएगी। या आप इसमें b क्रॉस a या इसको c क्रॉस a नहीं कर सकते है ना, तो ऑर्डर यही आना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी रिटेन्ड। ये लिख लीजिएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, बट ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन मस्ट बी रिटेन्ड, तभी करेक्ट होगा ये, वरना फिर गलत हो जाएगा। अच्छा, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में करते थे वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस c, तो यहां पे तो आप चाहे a डॉट b पहले लिख लो, चाहे a डॉट c बाद में लिख लो, चाहे इसको b डॉट a लिख लो, इसको c डॉट a लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या c डॉट a पहले लिख लो या a डॉट b बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑल आर सेम बिकॉज इट इज स्केलर। a डॉट b a डॉट c स्केलर, उनके दोनों स्केलर क्वांटिटीज आएंगी, तो पहले इसको लिख लो चाहे पहले इसको लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पर ये जो है आपका ये वेक्टर एडिशन होगा, है ना, ये एक वेक्टर आएगा ये एक वेक्टर आएगा, तो आपको डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा, है ना। अब देखिए इसमें भी क्या है, चलो ये आप कर सकते हो a क्रॉस c पहले लिख लो या a क्रॉस b बाद में लिख लो, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। लेकिन c क्रॉस a नहीं कर सकते, इसको आप a क्रॉस c लिखना है, या इसको b क्रॉस a नहीं कर सकते, ये a क्रॉस b लिखना है। हरी बात समझे, तो ये ऑर्डर जो है ये रिटेन्ड रहना चाहिए, अदरवाइज फिर आपका गलत हो जाएगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हो और ऑर्डर को रिटेन नहीं रखते हो, तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ। A इज ऑलवेज जीरो। हाँ भाई, दो वेक्टर्स, एक वेक्टर का खुद के साथ प्रोडक्ट करने पर, क्रॉस प्रोडक्ट करने पर रिजल्ट हमेशा जीरो वेक्टर आएगा। जैसे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A आप करोगे ना, तो क्या आ जाएगा, मॉड A इंटू मॉड A इंटू साइन 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर A और A तो मतलब सेम डायरेक्शन हो गई, पैरेलल वेक्टर्स हो गए, थीटा 0 हो गया, तो साइन 0 0 होता है। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि मान लो अगर हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो इनको टेल टू टेल अरेंज करने पर ये तो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो अगर मान लो इनको अरेंज करने पर, इन दो A वेक्टर्स को अरेंज करने पर मैं अगर पैरेललोग्राम बनाऊं, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया कितना आएगा, 0, क्योंकि हाइट ही नहीं होगी इस पैरेललोग्राम की, है ना। दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो पैरेलल वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया 0 आएगा, या पैरेललोग्राम बनेगा ही नहीं, दोनों वेक्टर से एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज ऑलवेज 0। एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमेशा 0 होता है। रहेगी बात याद आपको। इसको उससे कंपेयर करिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ। एक वेक्टर का खुद के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो उस वेक्टर का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट करके आएगा वो, समझे ना। हाँ, तो यही बात याद रखनी है। ये डायरेक्टली भी आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है, या इनका यूज भी हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन में। रहेगी बात यार, एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, ज्योमेट्रिकली ये इंटरप्रिटेशन हो जाएगा उसका कि पैरेललोग्राम बनेगा ही नहीं, 0 एरिया आएगा इस पैरेललोग्राम का पैरेलल वेक्टर्स को अरेंज करने पर। चलिए, अगर ऐसा है तो जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हम पढ़ते हैं, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स with themselves will also be 0, या कह दीजिए विद ऑलवेज बी 0। ठीक है, कहने का मतलब आई और आई का क्रॉस प्रोडक्ट आप कर लो, वो भी 0 वेक्टर आएगा, या जे का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो वो भी 0 वेक्टर आएगा, के कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करो वो भी 0 वेक्टर आएगा। समझ रहे ना, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग है, थीटा कितना हो गया 0, यही कंडीशन हो जाएगी, कोई पैरेललोग्राम बनेगा ही नहीं। जे कैप क्रॉस जे कैप 0, के कैप क्रॉस के कैप 0। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का
जो ये हमने मतलब यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलावा जो हम 3 यूनिट वेक्टर जानते हैं ना, जिनका बहुत रिपीटेडली यूज करते चले आ रहे हैं, इनका खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। ठीक है बच्चों, ये कुछ प्रॉपर्टीज है। चलिए अभी तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज रह गई हैं आगे, अभी तो पढ़नी है हमको। ठीक है, तो आगे अब हम कौन सी प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे वो देखते हैं।